या दिल्ली में है? नहीं, मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में आप, तो दिल्ली में कौन सी मिठाई आपने खाई? क्योंकि सर्दी का मौसम है, गुलाब जामुन खाया या जलेबी खाई आज? अरे सबको लड्डू खिलवा रहा हूं सबको, आप भी आइए अनीश। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस जीत पर। लेकिन क्या इस जीत के 3 बड़े मैसेज क्या हैं? 3 बड़े मैसेज है कि अगर सच्चे दिल से देश को आगे ले जाने के लिए कोई करिश्माई नेतृत्व काम करता है तो लोग उसको साथ देते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि दुनिया में नेता जितना काल सत्ता में रहेंगे उनकी लोकप्रियता घटती है जी। अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी हो। लेकिन यहाँ मोदी जी की लोकप्रियता 10 साल के बाद और बढ़ी है, विश्वसनीयता और बढ़ी है। लोगों का विश्वास है कि यही देश का अच्छा करेंगे और इसलिए लोग वोट देते हैं। ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये कि अब लोकसभा में इस बार हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे। ये होने वाला है क्योंकि साउथ में अभी नहीं मिला है, लेकिन कर्नाटक में भी हम 25 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। तेलंगाना में 9 अगर सीटें हमें मिल रही है विधानसभा की तो हमें 9-10 सीटें मिलेंगी पार्लियामेंट की। और केरला में भी मैं देखता हूं तेलंगाना में तेलंगाना पे आप पे आरोप ये, क्योंकि आपने जीतेंगे। तेलंगाना का जिक्र किया, तेलंगाना पे आप पे आरोप ये लग रहा है कि लास्ट में आपने बाजी को छोड़ दिया। कर्नाटक में जब हार हुई तो बीजेपी ने अपनी बाजी को छोड़ दिया। अगर बीजेपी दमखम के साथ लड़ती तो बीआरएस नंबर 3 होती और बीजेपी नंबर 2 होती, या फिर कांग्रेस भी सरकार बना पाती कि नहीं बना पाती, इसमें भी सवाल होता। लेकिन बीजेपी ने अपना पाए क्यों छोड़ा तेलंगाना के अंदर? इस पे एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, हर एक का अपनी राय होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचार करने वाली पार्टी है, इसीलिए आगे बढ़ी है। और हम विजय का भी एनालिसिस करते हैं और पराजय का भी करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी हुआ है चुनाव में, अच्छा बुरा जो भी कहीं कहीं हुआ है, सुधार के लिए हमेशा हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा से नवनीत ही निकलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज भले हमें 9 सीटें मिली है, अगर तेलंगाना में 9 या 10, उतनी ही सीटें हमें पार्लियामेंट में मिलेगी तेलंगाना में। क्यों जी? तो लोग मोदी जी के साथ है, इस बार भी थे। वो एक था, हर चुनाव का एक थीम होता है। जी, इस समय एक सवाल, और चुनाव का थीम इस बार ये था जी प्रकाश जी, एक सवाल हराना ये थीम था। और इसलिए एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वसुंधरा जी के साथ जाएगी पार्टी या कोई नया चेहरा? और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री? अरे भाई, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड टीवी में आकर नहीं निकले, वो चर्चा करती है, चर्चा करके निर्णय करके टीवी पर बताते हैं। जी, मेरे साथ तो आप भी सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा। मेरे साथ सुभ्राष्ट्रा भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुभ्राष्ट्रा। योर क्वेश्चन टू प्रकाश जी। पूछिए सुभ्राष्ट्रा। अब प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये 2024 की झांकी है या रीजनल पार्टीज को लेकर के अभी भी 2024 को लेकर के भाजपा को नई रणनीति कुछ और बनानी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है इनको देखकर? नहीं, देखो ये इंडिया अलायंस क्या था। इंडिया अलायंस ने 3 प्रयास किए। एक तो इस देश का जो भक्ति भाव है उसी को तोड़ने का काम किया। वो वंदे मातरम का भी विरोध करते दिखे दिए, वो भारत माता की जय का भी विरोध करते हुए, राम का अस्तित्व नकारते हुए। ये एक तरफ हुआ। देश भाव भक्ति और देशभक्ति दोनों इस देश का भाव है। और इसलिए इसके साथ साथ उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, उन्होंने डायनास्टिक पॉलिटिक्स किया और उन्होंने करप्शन किया। तो इसीलिए अब महादेव को भी नहीं छोड़ा छत्तीसगढ़ में, जिसकी सारे देश पूजा करता है उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी जुआरी के इसमें लगाया। तो ये जो काम किया इसकी तो सजा मिलनी ही थी, तो लोगों ने दी। एक बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत अपना इस्तीफा आज शाम 5:30 बजे सौंप देंगे। और सूत्रों के हवाले से खबर है
कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि रणनीति सनातन को गाली देने की भारी पड़ी है और मीडिया को जिस तरह से टारगेट करा वो रणनीति भी भारी पड़ी है। कुछ लोकप्रिय चेहरों को बॉयकॉट करना भारी पड़ गया है पार्टी के लिए, यह कहा जा रहा है। और हिंदी पट्टी में साफ हो गई है कांग्रेस। मेरे साथ दुष्यंत नागर भी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, दुष्यंत जी। जी प्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी दुष्यंत जी पूछिए। हिंदी बेल्ट में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीती है तो निश्चित रूप से ये उत्साहवर्धक है पार्टी के लिए, लेकिन साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जी भारतीय जनता पार्टी कुछ हासिल नहीं कर पाई। तो क्या 2024 के लिए जिस प्रकार से एक बड़ा चित्र खींचने का प्रयास किया जा रहा है वो हिंदी पट्टी के भरोसे क्या संभव है? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, कर्नाटक में हम सत्ता में अभी नहीं है, फिर भी हम 25 सीटें 28 में से जीतेंगे। हम तेलंगाना में अभी केवल 9 सीटें विधानसभा में 9 या 10 प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में 17 में से 10 सीटें हम जीतेंगे। केरल में हम पहली दफ़ा 4-5 सीटें जीतेंगे और तमिलनाडु में भी हमारा खाता खुलेगा। ये जो हो रहा है इसका मतलब है कि अब देश ने करवट बदल ली है। देश ने आम आदमी का जो सोच होता है, रोबस्ट कॉमन सेंस, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो देखते हैं कौन अच्छा है देश के लिए। तो उनका एकमात्र उत्तर है, कहीं भी जाओ आप देश के, मैं तो केरल में हमेशा जाता हूँ, वहाँ सबको पूछता हूँ तो सभी कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री होंगे। तो मोदी प्रधानमंत्री होंगे ये जब मालूम होता है तो लोग मोदी जी के साथ जाते भी। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है जावड़ेकर जी, बनाई उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि 2019 में आपको 2018 में झटका लग गया था, लेकिन 2023 में आपको सफलता मिली है, कहीं 24 में झटका ना लग जाए। याद करिए अटल जी का वो दौर, 2003 में आप चुनाव जीत कर आए विधानसभाओं के और 4 में आप हार गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं जी, कि इसमें मुद्दा क्या है, लोगों का भाव क्या है। तो लोग वहां तेलंगाना में जो हुआ, जो आज देख रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि बीआरएस को हटाना ये मुख्य उद्देश्य था। तो कौन हरा सकता है तो उसको वोट दिया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें और दुर्भाग्य से हम वो चित्र प्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, कर्नाटक में हम अभी सत्ता के बाहर है, फिर भी हम 25 सीटें 28 में से जीतेंगे, क्योंकि पीपल आज तो विश्लेषण कर लेते हैं कि राजस्थान में कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए हैं, बीजेपी के स्टारवर्ट नेता सतीश पुनिया चुनाव हार गए हैं। यानी आप देखें अगर तो राजकुमार भाटी, ऐसा नहीं है कि आपका प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार भाटी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के सारे दिग्गज आ रहे हैं, बीजेपी के भी स्टारवर्ट नेता 2-3 जगह चुनाव हार गए हैं। यानी कि आप मैंडेट देखिए, बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिल रहा है, लेकिन कई स्टार नेताओं को पब्लिक निपटा रही है। यानी कुल मिलाकर आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। नहीं, पहले तो जो 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और एक में कांग्रेस जीत रही है, दोनों पार्टियों को उनकी जीत के लिए बधाई। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। हर चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक होता है, एक शिक्षा होता है, वो कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अभी जावड़ेकर जी कह रहे थे, आपने भी टिप्पणी की कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के मुद्दे पे बीजेपी जीत के आई है, तो अच्छी बात है। अगर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के मुद्दे पे कोई भी पार्टी चुनाव जीते, मैं तो कहता हूँ लड़ना भी इन पे ही चाहिए। विकास के और प्रशासन के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। आप देखिए सनातन को जिस तरह से आप, हाँ नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। जी जी जी। लेकिन ये देखो, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर खराब लगता है, और ये इससे चाहे पार्टी को थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, बीजेपी को, इससे देश का लंबे लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। किस चीज के लिए? कि हम या तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के बीच में वहमस पैदा। की बात तो पूरा विपक्ष कर रहा है, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जातिगत, पर वो दाव भी उल्टा पड़ गया। नहीं, मैं बताऊं, नहीं, इस चुनाव में पूरा बोला गया कि कांग्रेस की जहां सरकार आएगी जातिगत, राहुल गांधी ने अनाउंस किया था, इफ यू रिमेंबर इट, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुजाता पांडे, राहुल गांधी कैटेगोरिकली अनाउंस कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन पब्लिक ने बोला हमें जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, और छत्तीसगढ़ में हार का बड़ा कारण जातिगत जनगणना
है। ऐसा वहां के राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि आदिवासी कतई नहीं चाहते थे कि इस सब में कुछ फंसे, और आदिवासी इलाकों में बीजेपी कभी इतनी बड़ी मैंडेट नहीं बीजेपी को मिलती थी, लेकिन इस बार मिली है। सुजाता पांडे, मैं एक टिप्पणी इस पर जी 10 सेकंड देन शहजाद पूनावाला ज्वाइनिंग। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय के उद्देश्य से की जा रही है। जिन वर्गों के लिए भारत के संविधान में सुविधा दी गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पाया है 76 साल की आज़ादी के बाद भी, इसलिए की गई। अब जो सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें हैं वो इसका विरोध करेंगे। बिहार के जाति सर्वेक्षण के आंकड़े आए, भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के कह रही थी कि हमने कराई है, वो तो हम उसमें शामिल हैं। नहीं, वो और आप जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी से आप आज कहलवा दीजिए देंगे तो वो नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता से आप आज कहलवा दीजिए कि वो जातीय जनगणना के विरोधी है। खुल के कहें। एक सेकंड शहजाद पूनावाला, देखिए अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता आप बीजेपी हेडक्वार्टर में कौन सी मिठाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी का, और शायद कोई पोलस्टर इसको गेज नहीं कर पाया। जो बड़ा बड़ा स्वीप देखने को मिला है पूरी हिंदी बेल्ट के अंदर। क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना या फिर इसको मुद्दा बनाना और खास तौर पर मीडिया को टारगेट करना भारी पड़ गया? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो जनता आज निश्चित रूप से लड्डू और पेड़े खा रही है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से तुष्टीकरण करने वाली महिला विरोधी और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार से अपने आप को मुक्त कराया है। जहां तक सवाल है कि इस प्रकार की जीत का विश्लेषण जो कर रहे हैं लोग, एक तो बात समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो मुझे आंकड़े दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 2013 में जो 165 मिला था वहां पर हम आए हैं। राजस्थान में भी अगर आप देखें तो ये तीसरी बड़ी मार्जिन से हमारी जीत है। इससे पहले 2 बार हमारी इससे थोड़ी सी बड़ी जीत हुई है, 120 और 163 एक समय पर मिला है। छत्तीसगढ़ में आज तक भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें शायद नहीं मिली है, जबकि हमारी 3 बार वहां पे लगातार बैक टू बैक सरकारें बनी। तो इसका संदेश साफ है, और जनता ने संदेश ये भी दिया है, हर एक इलाका उठाइए जहां पर ओबीसी या जहां पर दलित और आदिवासी लोग रहते हैं, बड़ी खबर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी है। मैं बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में हार का जिम्मा कांग्रेस पार्टी अपने सीएम पे डाल रही है। कहा किसी को साथ लेके नहीं चले, इस वजह से हार रहे हैं, इस वजह से छत्तीसगढ़ हम हार रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अंदर खाने बैठक शुरू हो गई है, ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ अपना चुनाव हार रहे हैं। गुज्जर पट्टी में खास तौर पर राजस्थान के अंदर बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। नित्यानंद राय मेरे साथ है, केंद्रीय मंत्री, सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। नित्यानंद जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन तेलंगाना थोड़ा रह गया, मतलब बीजेपी वहां पर अपने प्रदर्शन को उसने बहुत इंप्रूव करा है, 1 से 9 तक आई है, लेकिन हिंदी पट्टी में तो आपने स्वीप कर लिया है। यानी कुल मिलाकर सनातन को गाली देना क्या आपको लगता है, या फिर एक तरह से कहे तो मोदी की गारंटी बहुत भारी पड़ गई विपक्ष पर? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। सनातन को गाली देना और माननीय मोदी जी की गारंटी सब पे भारी पड़ा है। और जो यह 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत मिलना और साउथ में भी तेलंगाना में काफी वोट और परसेंटेज बनना, यह माननीय मोदी जी के करिश्मा का और उनके विकास मॉडल का परिणाम है। मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो घर घर, जन जन, गांव गांव, शहर शहर पहुंच रही है। लोग देख रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। लेकिन अब तक भारत के राजनीति में कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र गण जो है ना, पार्टियां, यानी उन्हें महागठबंधन के लोग हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाए और हमेशा लोगों को धोखा और झूठी बातों के बीच लोगों को बहकावे में रखने का प्रयास किया। एक चीज है, जनता समझती है कि मोदी ही हैं का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ, करते हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ, बीजेपी खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही,
खुल के साथ भी नहीं दे पा रही। लेकिन राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि हम जिस जिस शासन में आएंगे उस पर जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन पब्लिक ने पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है इस पे अब बीजेपी भी रीथिंक करेगी इस रणनीति पर कि क्या इस पे खुल के बोलना चाहिए? क्योंकि बीजेपी घबरा रही थी इस मुद्दे से, मतलब बीजेपी इसके खिलाफ बोलने से घबरा रही थी। बीजेपी हां भी नहीं करना चाहती थी, ना भी नहीं करना चाहती थी। देखिए, हर चीज का सिर्फ एक मतलब यह होना चाहिए कि हम गरीब कल्याण और विकास का कितना काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए अगर कोई काम किया जाता है तभी गरीब कल्याण होगा और विकास की बात होगी। लेकिन अगर कोई भी किसी नियत से कोई काम करता है जिसमें कुर्सी की लोलुपता हो, जी, समाज को बांटने की नियत हो, विकास को पीछे छोड़ जाता हो, जिसमें परिवारवाद हो, जिसमें भ्रष्टाचार की नीति और नियत हो, ऐसी पार्टियां या वैसा चेहरा मेरे साथ तो हमेशा घोटालों को ही अपना सब कुछ समझा, ऐसे चेहरों को अब इस देश की जनता देख चुकी है। सबको भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने सबके लिए काम किया है। इस देश से जिन्होंने सबके लिए काम किया, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पे भरोसा है। और मेरे साथ कैबिनेट में आपके साथी आरके सिंह भी इस समय हैं। आरके सिंह, नित्यानंद राय भी मेरे साथ हैं, वो भी बिहार के नेता हैं, केंद्र में मंत्री है। तो सबसे पहले तो नित्यानंद राय जी, आरके सिंह को आप बधाई कैसे देंगे? बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है, मिठाई कौन सी खिलाएंगे इनको और बधाई कैसे देंगे? दोनों आदमी अपनी भाषा में बधाई देंगे जी। पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, और एक दूसरे को माननीय आरके सिंह साहब को भी मैं बधाई दे रहा हूं। आप जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं सबको बधाई दे रहे हैं। हम तीनों प्रदेश की जनता को बधाई दे रहे हैं। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री जी के एक बड़ी और सफल योजना जो कार्यकर्ताओं को इस काम में एकजुट कर लोगों के बीच ले गए जी, नित्यानंद जी। और जनता मोदी जी के नाम पर आशीर्वाद दे दी जी। इसलिए मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मोदी नाम केवलम, बाकी पार्टी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जिता दिया। आरके सिंह जी, ऐसा है क्या? देखिए साहब, ये नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और जो हमारे पार्टी के नेता हैं, और हमारी पार्टी उनके नेतृत्व में काम करती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाना लाजमी है और स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग को नेतृत्व वही दे रहे हैं। क्या करना है, क्या पॉलिसी होगी जो कि देश के सामने रखा जाए, ये नरेंद्र मोदी जी ही तय करते हैं। इसीलिए वो कंग्रेचुलेशन के सर्वोच्च भागी तो वही है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मेहनत करते चले आ रहे हैं। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये टोटली डिवोटेड है, ये दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से अलग है। ये जिस समय की ये पार्टी कहीं नहीं थी उस समय भी हमारे कार्यकर्ता थे, और ये कार्यकर्ताओं का ही जो ये सबल इसमें कमिटमेंट रहा है, जिससे कि पार्टी आज जहां है वहां है। जी, मेरा आरके सिंह आपसे सवाल है कि आपको लगता तो ये है दोनों हाँ, ये दोनों है जी। जातिगत जनगणना का मुद्दा थोड़ा टिकलिश मुद्दा रहा इस चुनाव के अंदर। क्या आपको लगता है इस इलेक्शन के बाद उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी? क्योंकि आप बिहार से आते हैं, इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूं। देखिए साहब, ये एकदम जबरदस्त तमाचा है ऐसे लोगों पर जो कि भ्रष्टाचार करते हैं, जनता को लूटते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि जातिगत समीकरण करके, जातिगत जोड़ घटाव करके हम चले आएंगे सत्ता में। ये नहीं होने वाला है। उनको ये सबक मिल जाना चाहिए था ये 2014 के चुनाव से कि ये जो आदमी देश को सर्वोपरि रखेगा, जो आदमी देश के विकास के लिए काम करेगा, राज्य के विकास के लिए काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, उसको जनता वोट देगी। ये 14 के चुनाव ने इसको ये बता दिया।